वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफाइन स्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द स्केप वेलोसिटी। बेटा यहाँ आपने स्केप वेलोसिटी के बारे में बताना है और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपने जो है शो करना है। जी बेटा, escape velocity, the minimum initial velocity of a body with which it goes out of the earth's gravitational field is called escape velocity। बेटा कम से कम वो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की वजह से बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए वो क्या कहलाती है? स्केप वेलोसिटी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब ये है कि अब अर्थ की उस बॉडी के लिए अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चले सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम अपवर्ड जो है वो फेंकते हैं। मतलब हमने ऊपर की तरफ उसको फेंका तो बॉडी जो है वो वापस आ जाएगी। हम फिर उसको ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे फिर वापस आ जाएगी। एक लिमिट ऐसी आएगी कि हम जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो बॉडी वापस नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है और जिस वेलोसिटी पर बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। तो बेटा अब हमने इसके लिए क्या करना है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है। सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एक ऐसी बॉडी के लिए जिसका मैस m है और वो अर्थ की सरफेस पर है। जैसा कि आपने बेटा पहले पीछे पढ़ा था, मैंने आपको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी हम लोगों ने ड्राइव की थी एक बॉडी के लिए। ठीक है, ऐसे ही वही फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। UG is equal to minus g mm over r एज द बॉडी गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड। अब चूँकि बॉडी ग्रेविटेशनल, ये बेटा हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर होगी। अब जब बॉडी अर्थ की सरफेस से बाहर चली जाएगी तो इसका मतलब उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। एज द बॉडी गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? यू एफ माइनस यू आई। यू एफ बेटा क्या है? हमारे पास फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है और यू आई जो है हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। यू एफ वो एनर्जी है जब बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाती है और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की तब जब बॉडी अर्थ सरफेस पर होती है। तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। यू एफ की जगह ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि जब बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और यू आई की जगह हम ये फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा जी एम एम ओवर आर के। इसकी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी टू रीच इन्फिनिटी आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी ग्रेविटेशनल जो है फील्ड से बाहर चली जाती है और वो गेन करती है एनर्जी तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वो किसके इक्वल आएगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी। तो जी एम एम ओवर आर। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूरा जो है वो पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साथ बेटा यहाँ लिखा हुआ है वी एस्केप। ठीक है, स्केप स्क्वायर मतलब ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाती है। तो हाफ एम वी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। बेटा एम एम के साथ कैंसिल आउट तो थोड़ा सा हमने इसमें से v की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, m जो है कटिंग हो जाएगी m की। तो बेटा क्या आएगा? v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? जी एम एम ओवर आर के। यहाँ बेटा कैपिटल m जो है वो मास ऑफ अर्थ है और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और आर जो है वो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बेटा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एस्केप की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2gm ओवर आर। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अब बेटा आपने जो है वी की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको जो है वो एक और मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। सपोज करें एज द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ मैस m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द मैस इज। सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे हमने एक मैस m रखा हुआ है। तो उसके लिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगी? जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है? एम जी की। यहाँ एफ की जगह पुट कर देंगे एम जी। तो बेटा यहाँ एम एम के साथ कैंसिल आउट, जी आ जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास जी एम है तो जी एम की वैल्यू क्या आ रही है? जी आर स्क्वायर। तो यहाँ जो जी एम है इसकी जगह हम जी आर स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर दिया, एक आर के साथ कैंसिल आउट। तो वी एस्केप किसके इक्वल आ जाएगा? 2g r का स्क्वायर रूट।
तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का जो है वो एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आर की 6.4 इंटू 10⁻⁶। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा वी स्केप की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें उस बॉडी को मतलब किस वेलोसिटी के साथ भेजना होगा, इस वेलोसिटी के साथ। अब बेटा आगे है डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इंटर कन्वर्जन हमने जो है वो कन्वर्जन देखनी है कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। कंसीडर अ body is falling freely under the action of gravity through a non-resistive medium. Suppose a body of mass m is at rest at height h above the surface of the earth. बेटा सपोज करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और ये अर्थ है, अर्थ से इसकी हाइट क्या है h। और बेटा जिस पोजीशन पर इस वक्त बॉडी है हम उसको लेंगे पोजीशन a। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को नीचे की तरफ फेंकेंगे, बॉडी आएगी पोजीशन b पर और फिर b के बाद c पर पहुंच जाएगी। तो हमने क्या करना है, पोजीशन ए पर टोटल एनर्जी निकालनी है, पोजीशन बी पर टोटल एनर्जी निकालनी है और पोजीशन सी पर हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। तो पहले अगर पोजीशन ए की बात करते हैं तो बेटा देखें पोजीशन ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि देखिए बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब इसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू mgh प्लस 0। तो ई ए किसके इक्वल आ जाएगा, mgh। फिर आपने बॉडी को फेंका, बॉडी पोजीशन बी पर आई। बेटा ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो x है। बॉडी डिस्टेंस x कवर करके b तक पहुंची है। तो अब हमने पॉइंट b पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास, पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो बेटा m एज इट इज़, g भी एज इट इज़, h अब हम नहीं लिखें क्योंकि h क्या था, ये टोटल हाइट थी, लेकिन हमने a से b तक का डिस्टेंस लेना है, वो क्या है x। अगर हम टोटल हाइट में से x माइनस कर दें तो b पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम h में से माइनस कर रहे हैं x, तो हमारे पास टोटल हाइट मतलब पता चल जाएगा कि अर्थ से बॉडी पॉइंट बी तक का डिस्टेंस क्या बन रहा है। तो h माइनस एक्स आ गया, ठीक है, h माइनस एक्स आ गया। तो mgh अब मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे mgh और माइनस mgx। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चूँकि b पॉइंट पर हमने एनर्जी निकालनी है तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी उसको हम लेंगे vb का स्क्वायर। बेटा हमने क्या करना है, हमने vb कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास vb आ जाएगा तो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ जो है वो vb की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो चलें vb की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बेटा vb के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है वो लगाएंगे। 2ad इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ बेटा बॉडी देखें पॉइंट ए पर, मतलब यहाँ पर पहले वो रेस्ट पर थी, फिर चलते वो बी तक पहुँची। तो पॉइंट ए पर मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी जो कि 0 है और वी एफ हमारे पास क्या है, वी बी, ठीक है। वी एफ को हम क्या लेंगे, वी बी लेंगे। तो देखें वी एफ स्क्वायर की जगह हमने वी बी का स्क्वायर पुट किया, वी आई स्क्वायर की जगह हमने 0 पुट किया क्योंकि हमें वी बी स्क्वायर चाहिए। तो बेटा वी एफ को हम ले जाएंगे इधर, मतलब वी एफ को इधर आने दे, ये माइनस वी आई स्क्वायर उधर जाके आ जाएगा प्लस। तो आपके पास आएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad प्लस वी आई स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर की जगह वी बी स्क्वायर पुट कर देंगे, 2 एज इट इज़, ए की जगह जी पुट करेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन है, और डी की जगह हम पुट करेंगे एक्स। यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस क्या बन रहा है, एक्स, और वी आई की जगह 0 पुट कर दिया। तो बेटा वी बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2gx के। तो अब आपने क्या करना है, ये जो वी बी की वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है ताकि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी बी की जगह क्या आ जाएगा, 2gx। तो बेटा अंदर मल्टीप्लाई 2 के साथ कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा mgx। अब आपने पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो बेटा टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली आपने अभी, mgh माइनस mgx। तो यहाँ पुट कर दिया mgh माइनस mgx, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgx।
बेटा एम जी एक्स इस एम जी एक्स के साथ कैंसिल आउट, तो ई वी किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एच के। तो देखिए पॉइंट बी पर आपने टोटल एनर्जी निकाली, देखिए पॉइंट ए पर भी यही एनर्जी है ये टोटल, और पॉइंट बी पर भी। अब बॉडी जो है वो बी से सी तक आई है, अब बी से सी की तरफ मूव कर रही है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो एच माइनस एक्स है, मतलब टोटल हाइट में से हम अगर ये चीज़ माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए बेटा बॉडी अर्थ के साथ टकराती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अब जो है बॉडी की पोजीशन, बॉडी जो है वो अर्थ के साथ जस्ट बिफोर स्ट्राइक द अर्थ, मतलब अर्थ से टकराने की पहले की बात हो रही है, तो उसमें अब बॉडी में सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा अब हाइट तो है ही नहीं है, ठीक है, हाइट नहीं है। अब देखिए बी से सी तक है, बॉडी पॉइंट सी तक आ गई है, ज़मीन पर है तो हाइट तो होगी नहीं, हाइट कब आती है, जब हम सी से ए तक का डिस्टेंस लेते हैं तब हाइट आती है, या सी से बी तक का लेते हैं। तो देखिए अब बॉडी पॉइंट सी पर आ गया है, तो सी पर हाइट क्या होगी, ज़ीरो, हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो देखिए ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जीरो, क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच, तो एच की जगह जीरो पुट करो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम हाफ एम बी स्क्वायर निकालेंगे बेटा। अब यहाँ बी सी इसलिए लिया क्योंकि हम सी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पहले बी पर निकाली अब सी पर निकाले, तो जैसे बी की वैल्यू निकाली थी वी बी की, ऐसे ही निकालेंगे वी सी की। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो बेटा यहाँ अगेन वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD प्लस वी ए स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब पॉइंट बी से बॉडी चलना स्टार्ट करती है और सी तक जाती है, तो बेटा बी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो वी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी सी। तो यहाँ वी आई की जगह अगेन जीरो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा वी सी स्क्वायर 2G, अब डी की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2GH, ठीक है। डी हमारे पास डिस्टेंस हम क्या लेंगे, उसकी हाइट लेंगे, वो क्या होगी, एच। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वी सी स्क्वायर इन इक्वेशन 4, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वी सी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वी सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एज इट इज़, वी सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2GH, ठीक है। अब यहाँ टू के साथ कैंसिल आउट, एम जी एच आएगा, टोटल एनर्जी निकालने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, एम जी एच, तो आपके पास ई सी इज इक्वल टू एम जी एच आ गया। ओके, चलिए यहाँ तक आपने निकाली। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है, पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है, और पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है। इसका मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमने इसी चीज़ को बेटा प्रूव करना था। इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h1, अगर बॉडी जो है वो इस हाइट से फॉल करती है, बेटा यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लेते हैं h1, मतलब बॉडी पहले यहाँ से बॉडी जो है वो यहाँ फॉल कर रही है, तो क्या होगा, देन एट हाइट h2, इस हाइट पर, यहाँ ये हाइट क्या है, h2, क्या होगा, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए पोजीशन थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू, बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू हाफ, बेटा इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, फिर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल आ रही है चेंज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर हाइट एच वन माइनस एच टू की जगह हम एच लगा दें तो एम जी एच, अच्छा बेटा ये तब है कि अगर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल तब आएगा अगर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बेटा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जो है वो कंसीडर करते हैं, तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क का फैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ एच के। Potential energy and kinetic energy are interconvertible, but the total energy remain unchanged in the absence of friction. Loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy in the presence of friction. ठीक है, अगर absence of friction की बात करें तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर जो है फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ एम जी एच लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच क्या है, वो वर्क डन है जो आप अगेंस्ट टू ग्रेविटी करते हो। बेटा उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में ये है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी की अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहती है. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इफ इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. बेटा मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy may be changed into kinetic energy. Similarly, kinetic energy may also be changed into potential energy, but total energy remain constant. Mathematically, total energy किसके इक्वल आएगी? Potential energy plus kinetic energy is equal to constant. This is a special case of conservation of energy. Need for new sources. In daily life we observe many energy changes from one form to another. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इस तरह की चेंजेस देखते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज हो रही है. At least all energy transfer heat the environment and energy is lost in the form of heat. तो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और एनर्जी जो है वो हीट जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हीट की फॉर्म में, और हमारी इन्वायरमेंट में जो है वो मतलब हीट जो है वो बढ़ जाती है. और सो यूजफुल एनर्जी इज डिक्रीजिंग थ्रू टोटल एनर्जी इज कंजर्व. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें मतलब एनर्जी को क्या रखना है? कंजर्व रखना है. दैट्स वाई वी नीड टू डेवलप न्यू सोर्सेज ऑफ द एनर्जीज. तो हमें एनर्जीज के न्यू सोर्सेज की ज़रूरत होगी ताकि एनर्जी को कांस्टेंट रख सके. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. बेटा नॉन कन्वेंशनल मतलब हम इसको ये कह सकते हैं गैर रवायती तरीक़ाकार जो होते हैं एनर्जी सोर्सेज के. तो फर्स्ट फॉर्म है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स. टाइड्स से, टाइड्स बेटा लहरों को बोलते हैं. तो टाइड से एनर्जी हम कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं? बेटा मून जो है वो पुल पर या टाइड्स जो है वो बनाता है ओशन की सरफेस पर. ठीक है, मतलब मून जो है वो क्या करता है? ओशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. मून की जो ग्रेविटेशनल मतलब जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट होता है वो किस पे पड़ता है? ओशन पर पड़ता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो होता है, समंदर के पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जिसका मतलब ये है कि मून जो है वो टाइड्स बना रहा है. किस पर? समंदर के सतह पर. The gravitational force of the moon produces tides in the sea. The tides raise the water in the sea roughly twice a day. तो ये क्या होता है कि मतलब मून पानी को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. हम जिसको कहते हैं कि मून की सरफेस पर क्या ओशन की सरफेस पर टाइड्स बन रही हैं. और फिर यही जो पानी का लेवल जो बढ़ जाता है, इस पानी को हम एक बेसन में लेकर टरबाइन के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, स्टोर कर लेते हैं और फिर इससे क्या करते हैं? इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं. वाटर एट हाई टाइड कैन बी ट्रैप्ड इन अ बेसन. जब पानी का लेवल बढ़ता है टाइड्स की वजह से, तो हम इसको बेसन में जो है वो कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं. बेटा ये देखें डैम कैसे बनता है. ये एक बेसन है. ठीक है, बेसन है. और इस जब टाइड्स का लेवल ऊपर होगा, मतलब टाइड्स ज़्यादा होंगी तो पानी का लेवल ऊपर होगा, तो हम इसको बेसन में स्टोर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब टाइड्स का लेवल लो होगा तो बेटा यहाँ वॉल्व लगा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? खोल देते हैं. ठीक है, वॉल्व को खोल देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो मतलब रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. डैम इज़ फील्ड एट हाई टाइड, देन वाटर इज़ रिलीज इन द कंट्रोल वेट एट लो टाइड टू ड्राइव द टर्बाइंस. ठीक है, टर्बाइंस को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वॉल्व जो है इसको खोलना पड़ेगा. द डैम इज़ फील्ड अगेन फॉर नेक्स्ट हाई. मतलब जब मून की अट्रैक्शन वाटर के लिए ज़्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा? पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोर करेंगे. ठीक है, और जब टाइड्स कम बनेगी, मतलब मून की अट्रैक्शन पानी के लिए कम होगी, तो तब क्या कर देंगे? तब पानी को रिलीज़ कर दिया जाएगा. ठीक है, पानी को रिलीज़ किया जाएगा और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और दिस प्रोसेस इज़ यूज टू जनरेट द करंट. इसी प्रोसेस से क्या होता है? करंट जनरेट करवाया जाता है. एनर्जी फ्रॉम वेव्स. बेटा जो वेव्स बनती हैं पानी की सतह पर, जो वेव्स बनती हैं या मतलब कहीं भी वेव्स, कोई भी वेव्स ले लें, वाटर वेव्स ले लें, साउंड वेव्स ले लें, तो इन वेव्स से भी क्या होता है? एनर्जी हासिल की जाती है. क्योंकि हमें पता है वेव्स जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं. ये आपने 10th की फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है.
द टाइड्स एंड विंड्स बिलो अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन, समंदर की मतलब सराउंडिंग में क्या होता है, टाइड्स और विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं, जिसकी वजह से वेव्स जो है दिस वेव प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ये वाटर वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं। बेटा उसके बाद है सॉल्टर डक। बेटा ये सॉल्टर डक हमारे पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस को सॉल्टर डक बोलते हैं। बेटा ये बिल्कुल स्मूथ होती है और इसकी एक साइड जो होती है वो बिल्कुल इस तरह की होती है, जैसे देखिए डक का जो मतलब माउथ होता है वो इस तरह का, या उसको ये कह सकते हैं जो डक की चोंच होती है ना वो इस तरह की होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्टर डक बोलते हैं। तो इसमें बेटा क्या होता है, ये वाटर की सरफेस के साथ बिल्कुल मैच करती है, इसकी ये जो डिवाइस की का ये जो पार्ट है बिल्कुल वाटर के पैरेलल होता है और ये थोड़ा सा ऊपर होता है, वाटर इसका लेवल जो है वाटर से थोड़ा ऊपर होता है। तो बेटा ये डक जो है, डक पार्ट जो होगा, इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स, डक फ्लोट, ठीक है, इसको डक फ्लोट बोलना है, और ये बैलेंस फ्लोट है। द वेव एनर्जी प्रोड्यूस द मूवमेंट इन अ डक फ्लोट, जब डक फ्लोट मूव करती है तो उसकी वजह जाहिर सी बात है बेटा ये लेवल सरफेस तो है नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में यूज़ होती है। सोलर एनर्जी बेटा आपको पता है सूरज से जो एनर्जी हासिल होती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, तो बेटा आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। बेटा फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, सनलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, सनलाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो का मतलब होता है लाइट सेल, दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन के मिलने से बनते हैं।